दुनिया के टॉप 3 एयर डिफेंस फोर्स में से एक है इंडियन एयरफोर्स। HAL तेजस, स्पेकैट जागुआर, रफायल और सुखोई जैसे मल्टी कोर फाइटर एयरप्लेन्स के साथ टोटल 1850 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट इसके अंडर ऑपरेशनल है। अप्रॉक्स 1,40,000 के करीब ऑन ड्यूटी पर्सनल और लगभग उतने ही रिजर्व फोर्सेस के साथ ये भारत के एयर स्पेस की रक्षा करती है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इसके कमांडर इन चीफ कहलाते हैं। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस और पाकिस्तान के खिलाफ 4 मेजर वॉर्स के सक्सेस के पीछे हमारे एयरफोर्स की अहम भूमिका रही है। भारत की ये प्रेस्टिजियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अब एक हिस्टोरिक बदलाव के मोड़ पर है। 92 साल से लिमिटेड ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स अपने डोमेन के अंडर ऐड करने जा रहा है स्पेस रिलेटेड कैपेबिलिटीज। इंडियन एयरफोर्स अब बनने जा रहा है इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। एयरफोर्स की ओर से ये प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजने की खबर काफी समय से चर्चा में है और इस मुद्दे पर इन डिटेल हम आज के एपिसोड में रूट सीकिंग करेंगे। तो दोस्तों, कैमरे के पीछे मधुमिता के साथ मैं हूं कौस्तव और आप देख रहे हैं रूट सीकर। इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल एवोल्यूशन है। स्पेस में अपना पकड़ मजबूत करने के लिए IAF बहुत समय से इनिशिएटिव्स ले रहा है। IAF का मेन फोकस एरिया हमेशा एयर डिफेंस का रहा है। इसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन कैपेबिलिटीज की अहमियत होती है और इन सबको इनके एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज के बियॉन्ड यानी स्पेस तक एक्सपैंड करने के इरादे से IAF स्टेप्स ले रहा है। और इस काम में IAF के साथ इसरो, DRDO, इन स्पेस और प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का कोलैबोरेशन दिखने वाला है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को टोटलिटी के साथ हार्नेस करने के लिए ऐसे कोलैबोरेशन जरूरी है ताकि IASF टाइम पे किसी भी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए टेक्निकली फुली इक्विप्ड रहे। पर कौन से हैं वो चैलेंजेस जिसे IAF एक्सपेक्ट कर रहा है? दरअसल हर एक दिन के साथ अंतरिक्ष में जंग का वातावरण बन रहा है। स्पेशली चाइना के स्पेस प्रोग्राम में रैपिड एक्सपेंशन से, उसके मिलिटराइजेशन से ग्लोबल थ्रेट के संकेत आ रहे हैं। वो मैसिव तरीके से एंटी सैटेलाइट वेपन्स, हाई पावर्ड लेजर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, एडवांस जैमर्स और साइबर वेपन्स डेवलप कर रहा है। USA में इसकी काफी सीरियस रिएक्शन है। स्पेस रेस जो एक समय रशिया और USA के बीच हुआ था, उसके बाद से USA लंबे समय तक इस सेक्टर को डोमिनेट करता आया है। ऐसे में चाइना का एक्सपेंशन एक कॉन्फ्लिक्ट को इवोक कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस, UK, USA, रशिया, जापान सभी के एयरफोर्सेस में स्पेस कमांड विंग मौजूद है। जाहिर सी बात है कि स्पेस डोमेन में सेल्फ डिफेंस और डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना भारत के लिए एक नेसेसिटी बन चुका है और इसी के लिए चाहिए मैसिव टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। PNT सिस्टम यानी एडवांसमेंट इन पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग से लेकर स्पेस वेदर प्रेडिक्शन, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सब कैपेबिलिटीज की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज की जरूरत है। और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब एयरफोर्स के पास अपनी खुद की सैटेलाइट्स होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 7-8 सालों में 100 मिलिट्री सैटेलाइट्स IASF स्पेस में डिप्लॉय करने वाली है। एयर चीफ मार्शल ये कहते हैं कि भारत को स्पेस डोमेन में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए और इसके सपोर्ट में वो मिशन शक्ति का एग्जाम्पल देते हैं। दरअसल स्पेस में हमारे आर्म फोर्सेस का प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2019 में डिफेंस स्पेस एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसने मिशन शक्ति को अंजाम दिया था। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों शाखाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एकजुट होकर इसका कमांड संभालते हैं। पहले ही साल उन्होंने ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का सक्सेसफुल ट्रायल टेस्ट किया था। इस ट्रायल में मिसाइल के जरिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक टेस्ट सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया था। ऐसी कैपेबिलिटी जो सिर्फ 4 देशों के पास ही अवेलेबल है और मिशन शक्ति के बाद भारत उसमें से एक बना। अब अगर कल चाइना जंग छेड़ दे तब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ऐसे कैपेबिलिटीज वाले मिसाइल्स हमारे पास है। लेकिन ये हो गया ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। अगर खुद को डिफेंड करना है तब अंतरिक्ष में भी अपना खुद का रेडार लगाना जरूरी है, जो सिर्फ एक सैटेलाइट के जरिए ही पॉसिबल है। अब सवाल ये आता है कि हमारे ग्राउंड लेवल पर रेडार्स तो ऑलरेडी लगे हैं जो मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकती है। ऐसे में सैटेलाइट्स में इसकी क्या जरूरत है? इसका रीजन है बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक क्लास के मिसाइल्स। ये काफी दूर स्पेस तक जाने की क्षमता रखता है और बहुत ही रिमोट एरियाज को हिट कर सकता है। इन मिसाइल्स को ग्राउंड लेवल पर लाइन ऑफ साइट जैसे रेडार्स डिटेक्ट नहीं कर पाती।
और कोई भी एक्शन लेने से पहले ही मिसाइल अपना काम कर जाती है। इसीलिए जरूरी है इनको स्पेस से डिटेक्ट करना। बदलते जियोपॉलिटिकल हालात नियर फ्यूचर में स्पेस बैटल के ओर इशारा कर रही है, जो धरती के सरफेस से 20 से 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो सकता है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। और ऐसे ही चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इंडियन एयरफोर्स एडवांस्ड विंग्ड बॉडीज को डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट्स स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है। इसीलिए IAF रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करना चाहता है। ये एक ऐसा व्हीकल है जो 350 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में अर्थ को सर्कल कर सकता है, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। अभी तो ये अंडर डेवलपमेंट है इसरो में। ये कोई स्टैंड अलोन रॉकेट नहीं, बल्कि एक विंग्ड एरोस्पेस व्हीकल है। ये 200 से 1000 kg का वजन कैरी कर सकता है। बेसिकली एक हेवीली लोडेड रॉकेट को कैरी करने की क्षमता रखता है। अब तक सिर्फ यूएसए और चाइना के पास ऐसे शटल्स मौजूद हैं। इसके जरिए किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के बाद धरती पर वापस भी लाया जा सकता है। इसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होने में अभी काफी समय है। खैर, जब स्पेस कैपेबिलिटीज की बात हो ही रही है, तब नेविगेशन की बात भी होगी। आपने शायद नाविक NAVIC का नाम सुना होगा। ये इसरो द्वारा इंडिजिनसली डेवलप्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी है। आर्म फोर्सेस इसको ऑलरेडी PNT के लिए इस्तेमाल करती है। इसको और भी अपग्रेड किया जा रहा है और सिविलियंस यूज के लिए भी इसको डेवलप किया जा रहा है। इसका मेन फीचर है इसकी हाई एक्यूरेसी, जो कुछ पैरामीटर्स में GPS से भी बेहतर माना जाता है। लेकिन ये बात जान लेनी जरूरी है कि नाविक का जो वर्जन सिविलियंस के लिए अवेलेबल रहेगा, वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, जो डेली यूज के लिए इनफ हो। और जो वर्जन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, वो बहुत ही स्पेशल कैपेबिलिटीज के साथ बनाया जा रहा है। और इसको हैंडल करने के लिए हार्डवेयर भी उतने ही तगड़े चाहिए। अब सवाल यह है कि नेविगेशन तो सबके फोन में मौजूद है GPS के रूप में, तो नाविक की क्या जरूरत है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कारगिल का वॉर याद करना होगा। GPS या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये US गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड और ऑफर्ड सर्विस है, जो पूरी दुनिया को कवर करती है। कारगिल वॉर के समय यानी 1999 में भारत का स्पेस प्रेजेंस काफी लिमिटेड था। इसीलिए भारत ने अमेरिका से सैटेलाइट सपोर्ट मांगा था। तब यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशंस आज के जैसे नहीं थे। आज इसरो के साथ कोलैब करने के लिए नासा और दूसरे रेपुटेड स्पेस एजेंसीज उत्सुक रहते हैं। लेकिन उस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और हमारे देश के अंदरूनी स्थिति कुछ और ही थी। इन सब के चलते यूएसए ने उस वक्त हमको GPS सपोर्ट नहीं दिया था। फिर भी भारत ने अपने दम पर कारगिल का युद्ध जीता था। आज वेस्ट के साथ भारत के टाइज पहले से तो बेहतर है, इसीलिए GPS उपलब्ध है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय तौर पे दोस्ती सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट्स के मापदंड पर ही चलती है। इसीलिए पॉसिबल फ्यूचर वॉर के समय विदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करने से अच्छा है डोमेस्टिकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। नाविक अब तक भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर लैंडमास को ही कवर करता है। लेकिन इसरो के चेयरमैन मिस्टर सोमनाथ ने कुछ ही दिन पहले ये अनाउंस किया था, इसका रेडियस अब 3000 किलोमीटर किया जाएगा। इससे हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क भी इस सिस्टम के अंडर आ जाएंगे। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ह्यूमन कैपेबिलिटीज को भी डेवलप किया जा रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो पुराने एयरफोर्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लिमिटेड ऑल्टीट्यूड वाले कंटेंजेंसीज को ध्यान में रखकर किया गया था। अब स्पेस डोमेन के एडिशन से इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी IAF ने शुरू कर दी है अपने एयरमैन और ऑफिसर्स के लिए। इन सिग्निफिकेंट स्टेप्स के सहारे इंडियन एयरफोर्स एक मैसिव एरोस्पेस सुपर पावर बनने के राह पर है। इससे हमारे ऑलरेडी ग्लोबली एडमायर्ड फोर्सेस के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ेगी और देश की जनता और भी सुरक्षित रहेंगे। ये था हमारा आज का इंडियन एयरफोर्स स्पेशल एपिसोड। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रूट सीकर को सब्सक्राइब या फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।